सोचिए कि सरकार का एक ऐसा कानून है जो नाम से तो रोजगार की गारंटी देता है। हाँ, और वो भी एकदम पक्की गारंटी। बिल्कुल। लेकिन असल में वो अपने ही मजदूरों को जो कानूनी रूप से तय न्यूनतम मजदूरी है ना, उससे भी कम पैसे दे रहा है। सुनने में तो एकदम नामुमकिन सा लगता है। है ना? कोई भी सामान्य इंसान यही सोचेगा कि सरकार खुद अपने ही बनाए हुए न्यूनतम मजदूरी के नियम कैसे तोड़ सकती है। सही बात है। लेकिन भारत के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के लिए आज ठीक यही सच्चाई है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम अर्थशास्त्री जॉन द्रेज के एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोल देने वाले लेख को डिकोड करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। हमारे श्रोताओं ने मनरेगा का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, मनरेगा तो बहुत ही चर्चित योजना रही है। तो अब इस पुरानी व्यवस्था की जगह एक नया कानून ले रहा है। इसका नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण अधिनियम, या अगर संक्षेप में कहें तो वीबीजी रैमजी। नाम तो काफी भारी भरकम है। और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य जॉन द्रेज के उस बड़े और काफी गंभीर दावे को समझना है जो उन्होंने अपने लेख में उठाया है। एकदम सही। द्रेज का कहना है कि भले ही इस योजना का नाम, इसकी पूरी पैकिंग और कुछ नियम बदल गए हों, लेकिन ये नया कानून मजदूरी दरों के ठहराव, मतलब जो स्टैग्नेटिंग वेज रेट्स की मूल समस्या है ना, उसे सुलझाने में पूरी तरह से विफल रहा है। अच्छा। हाँ, इसी समस्या ने तो इस पूरी योजना को अंदर से खोखला कर दिया है। द्रेज का सीधा सा तर्क है कि ये बदलाव सिर्फ नाम का है, काम का नहीं। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को परत दर परत खोलते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आ रहा है कि ये विरोधाभास आखिर पैदा कैसे हुआ। विरोधाभास से आपका मतलब है कि गारंटी देने वाला कोई भी सरकारी कार्यक्रम कानूनी तौर पर न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा दे। हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसे समझने के लिए हमें इस पूरी व्यवस्था के थोड़े इतिहास में जाना होगा। मतलब इसके अंदर छिपे कानूनी पेच को समझना होगा। बिल्कुल। असल में इस संकट की जड़ें मनरेगा के मूल कानून में ही बहुत गहराई तक छिपी हुई हैं। अच्छा, वो कैसे? जब ये योजना शुरू हुई थी ना, तो इसके ढांचे में दो बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं थी। एक थी धारा 6(1) और दूसरी थी धारा 6(2). ठीक है। जॉन द्रेज अपने लेख में समझाते हैं कि इस योजना का जो एकदम मूल विचार था वो धारा 6(2) में बसा था। और वो विचार क्या था? इसके तहत ये तय किया गया था कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को वही न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी जो उस विशेष राज्य में कृषि मजदूरों के लिए पहले से निर्धारित है। अरे, ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। मतलब हर राज्य की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की अर्थव्यवस्था अलग-अलग होती है। एकदम सही। जैसे केरल या महाराष्ट्र में जीवन यापन का जो खर्च है वो बिहार या उत्तर प्रदेश से काफी अलग होगा। तो राज्य के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय होना एक बहुत ही सही और व्यावहारिक तरीका है। सिद्धांत रूप में तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन क्या कोई गड़बड़ थी इसमें? हाँ, कानून में एक और धारा जोड़ दी गई थी, धारा 6(1). ये धारा केंद्र सरकार को एक असाधारण शक्ति देती है। कैसी शक्ति? ये एक तरह का ओवरराइड स्विच है। मतलब इससे केंद्र सरकार राज्यों के नियमों और उनकी न्यूनतम मजदूरी दरों को पूरी तरह से दरकिनार कर सकती है। अच्छा। हाँ, और वो ऐसा करके अपनी खुद की मजदूरी दरें तय कर सकती है। रुको एक मिनट। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ जीवन यापन के हिसाब से एक मजदूर को कम से कम 300 रुपए मिलने चाहिए। हाँ। लेकिन केंद्र सरकार इस धारा का इस्तेमाल करके कह सकती है कि नहीं, हम सिर्फ 220 रुपए ही देंगे। ठीक, यही हुआ। लेख के अनुसार साल 2009 में केंद्र सरकार ने इसी धारा 6(1) का इस्तेमाल करना शुरू किया। और उन्होंने राज्य की न्यूनतम मजदूरी से मनरेगा की मजदूरी को पूरी तरह अलग कर दिया। एक तरह से उन्होंने मजदूरी को वास्तविक रूप में फ्रीज कर दिया। रुको, ये बात गले नहीं उतर रही। क्यों? क्योंकि सरकार तो हर साल अखबारों में आंकड़े देती है कि मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई गई है। अगर वे हर साल कुछ रुपए बढ़ा रहे हैं तो ये फ्रीज कैसे हुआ? यहाँ पर एक बहुत बड़ी तकनीकी पेचीदगी आती है। अच्छा। केंद्र सरकार मजदूरी को कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर एडजस्ट करती है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में CPI-AL कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। बिल्कुल। ये सूचकांक मूल रूप से महंगाई मापने का एक पैमाना है। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये CPI-AL जिस बास्केट ऑफ गुड्स पर आधारित है, मतलब उन वस्तुओं की सूची जिनसे महंगाई तय होती है, वो दशकों पुरानी है। मतलब वो आज के जमाने की नहीं, एकदम नहीं।
इसमें आज के एक ग्रामीण मजदूर के जीवन यापन का असली खर्च शामिल ही नहीं है, जैसे बच्चों की शिक्षा हो गई, प्राइवेट हेल्थ केयर हो गया या बस ट्रेन का बढ़ता हुआ खर्च हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सरकार जिस तराजू से महंगाई नाप रही है वो तराजू ही खराब है। जान का तर्क ठीक यही है। अच्छा। इसी वजह से कागज पर मजदूरी हर साल कुछ रुपए बढ़ती हुई दिखती जरूर है, लेकिन असली महंगाई के अनुपात में उसकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता वहीं की वहीं रुकी हुई है। समझ गए। कुल मिलाकर नतीजा यह है कि पिछले 15 सालों में मजदूरी में कोई वास्तविक या रियल वृद्धि हुई ही नहीं। ये स्थिति तो कुछ वैसी ही है जैसे किसी कंपनी का कोई कर्मचारी पिछले 15 साल से काम कर रहा हो। हाँ बिल्कुल। उसे हर साल केवल महंगाई भत्ता यानी डीए तो मिलता है, जो कि किसी बहुत पुराने फॉर्मूले पर आधारित है, लेकिन इन 15 सालों में उसका कोई असली इंक्रीमेंट या प्रमोशन कभी नहीं होता। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। है ना? मतलब सुनने में उसे लगता है कि सैलरी का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है, लेकिन जब वो बाजार में दाल चावल खरीदने जाता है तो पाता है कि वो पिछले साल के मुकाबले कम ही सामान खरीद पा रहा है। एकदम सटीक तुलना है, और इसी रियल वेज फ्रीज का जमीन पर बहुत गहरा और खतरनाक असर पड़ रहा है। क्या असर हो रहा है? द्रेज के मुताबिक इस 15 साल के ठहराव ने मुख्य रूप से 2 बड़े संकटों को जन्म दिया है। पहला संकट है अवैध अल्प भुगतान, यानी इलीगल अंडर पेमेंट। मतलब जो पैसा मिल रहा है वो गैर कानूनी रूप से कम है। हाँ, आज देश के ज्यादातर राज्यों में मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी उस राज्य के कानूनी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब अगर कोई प्राइवेट बिल्डर या खेत का मालिक किसी मजदूर को कानूनी न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा दे तो उस पर तो तुरंत पुलिस केस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, वो पूरी तरह गैर कानूनी होगा। तो फिर सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? ना है जिस पर द्रेज जोर देते हैं, जो काम प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पष्ट रूप से एक अपराध है, वो इस सरकारी योजना के तहत खुलेआम और कानूनी संरक्षण के साथ हो रहा है। बाप रे। और दूसरा संकट क्या बताया आपने? दूसरा संकट है बाजार का अंतर या मार्केट कैप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज खुले बाजार में एक आम दिहाड़ी मजदूर को जो पैसा मिलता है ना, मनरेगा की ये दरें उससे बहुत पीछे छूट गई हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या सिर्फ कम पैसा ही एकमात्र कारण है जिससे मजदूरों का इस योजना से मोह भंग हो रहा है? नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं है। क्योंकि जहां तक मैंने इस पूरी व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, काम करने के बाद महीनों तक पैसे ना मिलना भी तो एक बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ, कम मजदूरी तो बस इस समस्या की शुरुआत है। जब इस कम मजदूरी के साथ भुगतान में महीनों की देरी जुड़ जाती है और ऊपर से जो आधार आधारित भुगतान प्रणाली है उसकी तकनीकी कमियां सामने आती हैं, तो स्थिति एकदम बेकाबू हो जाती है। तकनीकी कमियां जैसे कि क्या? जैसे मशीन पर फिंगरप्रिंट का मैच ना होना, या फिर बैंक खाते का आधार से सही तरीके से लिंक ना होना, या कभी-कभी बस सर्वर का डाउन होना। ये तो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं गांव में। बिल्कुल। इन सब खामियों की वजह से एक गरीब मजदूर अपने ही कमाए हुए चंद रुपयों के लिए महीनों तक बैंक और पंचायत का चक्कर काटता रहता है। तो जरा सोचिए, एक मजदूर को पहले तो बाजार से कम दिहाड़ी मिल रही है, वो दिहाड़ी कानूनी न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, और फिर उस थोड़े से पैसे को पाने के लिए भी उसे एक अंतहीन तकनीकी भूल भुलैया से गुजरना पड़ रहा है। एकदम सही कह रही हैं। और इन सब चीजों का एक सामूहिक परिणाम निकलता है। क्या परिणाम? जॉन द्रेज इसे हतोत्साहन का प्रभाव या डिस्करेजमेंट इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। इन सब से गुजरने के बाद मजदूर पूरी तरह से थक हार जाता है और इस योजना से अपनी रुचि खो देता है। वो फिर काम मांगने ही नहीं जाता। हाँ, लाजमी है। वो सोचता होगा कि इस सरकारी झंझाल में फंसने से अच्छा है कि मैं शहर जाकर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर लूं। बिल्कुल, कम से कम वहां हर शाम नकद पैसा तो हाथ में आएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। अगर हम ड्रेस के इस तर्क को मान लें कि मजदूर हतोत्साहित हो रहे हैं, वे निराश होकर काम छोड़ रहे हैं और इस सिस्टम से दूर जा रहे हैं, तो फिर सरकारी डेटाबेस तो एकदम खाली हो जाना चाहिए ना। फिर हर साल सरकार ये कैसे दावा करती है कि रोजगार का स्तर बना हुआ है या करोड़ों लोगों को इस योजना के तहत काम मिला है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब ये सारा डेटा आ कहां से रहा है अगर असली लोग काम ही नहीं कर रहे हैं? ये सवाल हमें इस पूरी व्यवस्था के सबसे जटिल और कह सकते हैं सबसे अंधेरे हिस्से की ओर ले जाता है। अच्छा। जॉन द्रेज अपने लेख में समझाते हैं कि जब असली मजदूर सिस्टम से बाहर होते हैं तो वो जगह खाली नहीं रहती। तो फिर उस जगह पर कौन आता है? उस खाली जगह को भ्रष्टाचार भर देता है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि स्थानीय स्तर की निगरानी या लोकल विजिलेंस कैसे काम करती है।
स्थानीय निगरानी, ये जमीन पर कैसे काम करती है? जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। देखिए, जब किसी मजदूर को उसके काम का सही पैसा मिलता है और समय पर मिलता है, तो वो अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक रहता है। वो अलर्ट रहता है। बिल्कुल। वो खुद ग्राम पंचायत जाता है, मस्टर रोल चेक करता है। मस्टर रोल मतलब हाजिरी का रजिस्टर। अच्छा। वो देखता है कि किसने कितना काम किया और किसके खाते में पैसा आया। एक तरह से वो मजदूर खुद ही इस योजना का सबसे बड़ा ऑडिटर बन जाता है। मतलब पब्लिक खुद ही सिस्टम पर नजर रख रही है। हाँ, इसे ही स्थानीय निगरानी कहते हैं। और जब मजदूरी कम हो जाती है और पैसे मिलने में 6-6 महीने लगने लगते हैं, तब क्या होता है? तब वो जो स्थानीय ऑडिटर है ना, वो वहां से गायब हो जाता है। मतलब वो शहर चला जाता है काम की तलाश में? एकदम सही। वो शहर चला जाता है या कोई और दिहाड़ी ढूंढ लेता है। अब पंचायत के उस रजिस्टर को देखने वाला कोई नहीं बचा। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल। किसी को नहीं पता कि उसमें किसका नाम दर्ज है और किसे पैसा जा रहा है। और बस यही वो खाली जगह है जहां भ्रष्ट ठेकेदार और बिचौलिए घुस आते हैं। अरे बाप रे। वे मस्टर रोल में फर्जी नाम भर देते हैं। इन फर्जी नामों को घोस्ट वर्कर्स या भूतिया मजदूर कहा जाता है। ओह, मतलब कागजों पर तो काम हो रहा है, दिहाड़ी भी दी जा रही है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक हवाई आंकड़ा है। जी हाँ। मतलब जमीन पर असली काम कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। फर्जी मजदूरों के नाम पर सरकार से लगातार पैसा निकाला जा रहा है और जो असली मजदूर गांव में है उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। ये तो पूरा सिस्टम ही हैक हो गया है। हाँ, इससे सिस्टम में लीकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यही कारण है कि कागजी रिकॉर्ड पर देखेंगे तो योजना हमेशा बहुत सफल और रोजगार से भरी हुई दिखती है, जबकि वास्तविकता में इसका मूल ढांचा पूरी तरह से खोखला हो चुका होता है। बिल्कुल सही। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये बात केवल उन ग्रामीण श्रोताओं तक सीमित नहीं है जो इस योजना से जुड़े हैं। कैसे? ये सीधे तौर पर टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है ना। और जरा सोचिए, अगर गांव के मजदूर के हाथ में पैसा नहीं जाएगा तो वो बाजार से साबुन, कपड़े, मोबाइल या साइकिल कैसे खरीदेगा? एकदम सही पॉइंट है ये। मतलब इसका सीधा असर हमारे देश की ग्रामीण मांग और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जो बड़ी कंपनियां ये सब सामान बनाती हैं, उनकी बिक्री गिरेगी। और बिक्री गिरेगी तो शहरों में भी नौकरियां प्रभावित होंगे। जानद्रेज का आर्थिक विश्लेषण भी ठीक इसी ओर इशारा करता है। अच्छा। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे एक जगह की गई मजदूरी की कटौती पूरी अर्थव्यवस्था में लहरों की तरह नकारात्मक असर डालती है। रिपल इफेक्ट। बिल्कुल। कम मजदूरी केवल एक गरीब परिवार का नुकसान नहीं है, ये पूरे बाजार चक्र को ही धीमा कर देती है। चलिए, तो ये तो रही पुरानी व्यवस्था की बात। अब हम उस नए कानून पर आते हैं जिसका नाम बहुत ही महत्वाकांक्षी है। VBG रामजी। हाँ, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण अधिनियम। तो क्या इस नए कानून में इन तमाम पुरानी कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है? अगर हम मतलब क्या मजदूरों को अब न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलने वाली है? द्रेज के विश्लेषण को पढ़ें तो पता चलता है कि यह नया कानून समस्याओं का समाधान करने के बजाय एक नया और जटिल जाल बुनता है। ओह, मतलब कोई सुधार नहीं है। वे तो इसे एक चूका हुआ अवसर या मिस्ड अपॉर्चुनिटी मानते हैं। क्यों? ऐसा क्या है इस नए कानून में? सबसे पहली बात तो यह है कि नया कानून केंद्र सरकार की उस असाधारण शक्ति को ज्यों का त्यों बरकरार रखता है जिसके तहत वो मनमाने ढंग से मजदूरी तय करती है। तो वो जो ओवरराइड स्विच था वो अभी भी पूरी तरह से केंद्र के ही पास है। बिल्कुल। पुरानी व्यवस्था में ये धारा 6(1) के तहत था ना। हाँ। नए कानून में बस इसका नाम बदलकर इसे धारा 10 के तहत रख दिया गया है। मतलब बोतल नई है लेकिन शराब वही पुरानी है। एकदम। लेकिन असली पेंच और सबसे बड़ा बदलाव फंडिंग के ढांचे में हुआ है। फंडिंग का ढांचा? वो कैसे बदला? देखिए, पहले मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। लेकिन नए कानून में इस लागत को केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 के अनुपात में बांट दिया गया है। 60-40? तो अब 40% पैसा राज्य सरकारों को अपनी जेब से देना होगा। हाँ। इसका मतलब है कि राज्यों के बजट पर तो एक बहुत बड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ेगा। और ज्यानद्रेज यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क देते हैं। क्या तर्क है उनका? पहले केंद्र सरकार यह कहकर अपना बचाव कर सकती थी कि चूंकि मजदूरी का पूरा 100% पैसा हम दे रहे हैं, इसलिए दरें भी हम ही तय करेंगे। हाँ, ये बात तो लॉजिकल लगती है। लेकिन अब जब राज्य खुद अपना 40% हिस्सा दे रहे हैं तो केंद्र का अकेले मजदूरी दरें तय करने का वो पुराना तर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब राज्य अब पैसे तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें अभी भी अपने ही राज्यों के मजदूरों के लिए
मजदूरी तय करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। बिल्कुल। ये तो अजीब बात है। आप किसी रेस्टोरेंट में बिल का 40% हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन मेन्यू से क्या ऑर्डर करना है ये कोई और ही तय कर रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। राज्यों के लिए तो ये स्थिति बहुत ही हताश करने वाली होगी। हाँ, लेकिन द्रेज के लेख में एक और चीज का जिक्र है जो इससे भी बड़ी बात है। अच्छा, वो क्या है? उन्होंने किसी कानूनी क्लॉज के हटने का जिक्र किया है। कानूनी क्लॉज वो क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस पूरे लेख का सबसे तकनीकी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुरानी मनरेगा व्यवस्था में एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज हुआ करता था। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, अगर मैं इसे थोड़ा सरल भाषा में समझना चाहूँ तो ये किसी अदालत में कैसे काम करता था? कानूनी भाषा में ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो किसी एक कानून को दूसरे कानूनों के ऊपर विशेष प्राथमिकता देता है। थोड़े उदाहरण के साथ बताइए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई मजदूर अदालत में जाकर जज से कहता है कि मुझे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 300 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन सरकार मुझे सिर्फ 220 रुपए दे रही है। ठीक है। ऐसे में सरकार अदालत में ये नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज एक ढाल की तरह पेश करती थी। अच्छा। सरकार कहती थी भले ही न्यूनतम मजदूरी का कानून कुछ भी कहे, लेकिन हमारा ये विशेष क्लॉज हमें कानूनी अधिकार देता है कि हम अपनी दरें खुद तय करें, चाहे वह न्यूनतम मजदूरी से कम ही क्यों ना हो। ओह, तो ये एक तरह का कानूनी कवच था जो सरकार को उस अपराध से बचाता था जिसके लिए किसी प्राइवेट ठेकेदार को जेल हो सकती है। बिल्कुल सटीक समझे आप, ये कानूनी शील्ड थी। लेकिन जान ड्रेज बताते हैं कि इस नए VBGRMG कानून से वो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज पूरी तरह से हटा दिया गया है। रुको, ये बात तो सरकार के लिए ही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कैसे? अगर वो कवच या ढाल हटा दी गई है और सरकार अभी भी न्यूनतम मजदूरी से कम ही पैसा दे रही है, तो क्या अब ये नया कानून कानूनी तौर पर पूरी तरह से फंसने वाला नहीं है? बिल्कुल फंसेगा। मतलब बिना उस ढाल के तो ये सीधे सीधे गैर कानूनी काम हो गया ना, जिसे कोई भी कभी भी अदालत में चुनौती दे सकता है। जान ड्रेज का तर्क ठीक यही है। इस कानूनी भेद्यता या वल्नरेबिलिटी के कारण अब ये पूरी व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई है। और इसी आधार पर द्रेज एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या सवाल? कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? इन सभी कदमों के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो द्रेज के अनुसार इसका छिपा हुआ उद्देश्य क्या है? क्योंकि सतह पर देखने पर तो यही लगता है कि सरकार बस अपना वित्तीय बोझ कम करना चाह रही है। वो जो 60-40 का बंटवारा है वो भी शायद इसीलिए किया गया हो, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति है? लेख के आधार पर द्रेज का निष्कर्ष यह है कि सरकार संभवतः इस रोजगार गारंटी योजना को धीरे धीरे फेज आउट करना चाहती है। फेज आउट मतलब इसे बंद करना चाहती है। चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहती है, और मजदूरी को फ्रीज रखना उसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अगर सरकार को ये योजना नहीं चलानी है तो वे सीधे तौर पर संसद में बिल लाकर इसे बंद क्यों नहीं कर देते? इतना घुमा फिरा कर क्यों? क्योंकि सीधे तौर पर करोड़ों लोगों से जुड़ी ऐसी बड़ी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के बहुत भारी राजनीतिक नुकसान हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट का मालिक अपना रेस्टोरेंट बंद करना चाहता है। ठीक है। लेकिन वो नहीं चाहता कि उसके नियमित ग्राहक उस पर गुस्सा करें या कोई हंगामा खड़ा करें। तो वो क्या करेगा? वो बाहर बंद है का बोर्ड नहीं लगाएगा। अच्छा। इसके बजाय वो खाने की क्वालिटी खराब कर देगा, कुर्सियां गंदी रखने लगेगा और सर्विस इतनी धीमी कर देगा कि ग्राहक खुद ही परेशान हो जाएं। ओह। धीरे धीरे ग्राहक खुद ही आना बंद कर देंगे और अंत में वो रेस्टोरेंट मालिक हाथ खड़े करके कहेगा, देखिए अब कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है, खाने की कोई मांग ही नहीं है, तो मुझे मजबूरी में इसे बंद करना पड़ रहा है। ये बहुत ही शानदार और सच कहो तो डराने वाला उदाहरण है। तो द्रेज के मुताबिक योजना को अंदर से खोखला किया जा रहा है। इसे इतना अनाकर्षक बना दिया गया है कि गरीब खुद ही इसमें काम करना छोड़ दें। बिल्कुल। जब मजदूर काम मांगने नहीं आएंगे तो सरकार आसानी से कह सकती है कि अब इस योजना की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सही। लेकिन क्या द्रेज ने इस पूरी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता या समाधान भी सुझाया है, या सिर्फ कमियां ही गिराई हैं? नहीं, उन्होंने आगे का रास्ता बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखा है। क्या है वो रास्ता? उनकी पहली और सबसे जरूरी सिफारिश ये है कि केंद्र सरकार को तुरंत ऐसी मजदूरी दरें अधिसूचित करनी चाहिए जो कम से कम हर राज्य के कानूनी न्यूनतम वेतन के बराबर हों। जो कि एक बहुत ही तार्किक और बुनियादी मांग है। बिल्कुल।
और दूसरी बात, भुगतान प्रणाली को सरल बनाना बहुत जरूरी है। मजदूरों को समय पर पैसा मिलना ही चाहिए। वो जो आधार आधारित तकनीकी अड़चनें हैं। हाँ, जो तकनीकी दिक्कतें मजदूरों को परेशान और हतोत्साहित कर रही हैं, उन्हें तुरंत सुलझाया जाना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मतलब अगर नए कानून के तहत भी वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है और न्यूनतम मजदूरी से कम ही पैसा दिया जाता है, तो फिर क्या विकल्प बचता है? के तहत भी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना जारी रखती है, तो इसे सीधे अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि अब तो वो ढाल भी नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, अब वो पुराना कानूनी कवच हट चुका है। बिना उस नॉन ऑब्स्टेंसी क्लॉज के न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना अब स्पष्ट रूप से अवैध हो गया है। ये तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अच्छा, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी इस पूरी चर्चा का उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। हम केवल अर्थशास्त्री जॉन द्रेज द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्थिक तर्कों और इस नए कानून के तकनीकी और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मूल स्रोत में दिया गया है। जी हाँ, एक विश्लेषक के नजरिए से ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे कागजों पर किए गए छोटे-छोटे बदलाव, जैसे कि फंडिंग का अनुपात 60-40 कर देना, हाँ, या किसी कानूनी क्लॉज को चुपचाप हटा देना, हाँ, ये छोटे बदलाव जमीन पर काम करने वाले करोड़ों लोगों के जीवन और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा को किस तरह तय कर सकते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो ये बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ ग्रामीण अर्थशास्त्र या कुछ कानूनी धारणाओं का विषय नहीं है। ये इस बारे में है कि नीतियां कैसे बनती हैं और जब वे एसी कमरों की फाइलों से निकलकर गांव की धूल भरी सड़कों पर उतरती हैं, तो कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने समझा कि कैसे 15 साल के मजदूरी ठहराव ने मजदूरों को इस सिस्टम से बाहर कर दिया, कैसे स्थानीय निगरानी खत्म होने से भ्रष्टाचार और फर्जी मजदूरों की एंट्री हुई, जिसका सीधा नुकसान टैक्स भरने वाले आम नागरिक को हुआ। और सबसे बड़ी बात, हमने देखा कि कैसे ये नया वीबीजी रैमजी कानून इन मूल समस्याओं को सुलझाने के बजाय एक नई कानूनी उलझन पैदा कर रहा है। और ये भी बहुत स्पष्ट हुआ कि कैसे एक योजना जो कभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी और जिसे लोगों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए बनाया गया था, वो आज अपने ही मूल उद्देश्यों से भटकती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बात से जुड़ा एक विचार मैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ, जिस पर हम सब गहराई से गौर कर सकते हैं। बिल्कुल। शुरुआत में हमने गारंटी शब्द की बात की थी। जब कोई भी सरकारी योजना काम देने की गारंटी तो देती है, लेकिन उसकी मजदूरी इतनी कम होती है कि उससे बाजार में जीवन यापन का बुनियादी खर्च भी नहीं निकल पाता। तो क्या वो सच में एक आर्थिक सुरक्षा है, या फिर ये केवल सुरक्षा का एक भ्रम है? हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि एक समाज के तौर पर हम इन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता को किस पैमाने पर मापते हैं। सही बात है। क्या हम सिर्फ सरकारी फाइलों और एक्सेल शीट्स में दर्ज रोजगार के उन चमकते हुए आंकड़ों को ही सच मान लें, या फिर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस योजना से समाज के एकदम आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण आ रहा है या नहीं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। जब नीतियां सिर्फ कागजों पर खूबसूरत दिखें और जमीन पर जाकर दम तोड़ दें, तो हमें रुककर सोचना ही होगा कि ये व्यवस्था आखिर किसके लिए काम कर रही है। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस विचार पर जरूर मंथन कीजिएगा।